रामनगरी में एक बार फिर से सरकार का बुलडोजर चला। यह बुलडोजर अयोध्या के रामकोट अहिराना मोहल्ले में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कई मकानों को जेसीबी से गिराया गया। इस जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में काफ़ी नाराज़गी है। लोगों का कहना था कि अब सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। बताया कि पूर्व में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से सभी लोगों की बात हुई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें ज़मीन के बदले दूसरी ज़मीन और घर बनवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद उनके मकानों को गिराया जाएगा, लेकिन बिना सूचना दिए रात के अंधेरे में पुलिस बल लगाकर उनके मकानों को गिरा दिया गया। उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया, जबकि वह इस ज़मीन पर 100 वर्षों से रहते आए हैं। सभी के पास नगर पालिका का जमा किया गया टैक्स रसीद भी है, बावजूद इसके उनके मकानों को गिरा दिया गया। इनमें कई मकान ऐसे हैं जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया। दरअसल केंद्र और प्रदेश सरकार की संयुक्त योजनाओं के जरिए रामनगरी अयोध्या के विकास कार्यों में अयोध्या की आम जनता को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विजन डॉक्यूमेंट सहित कई विकास योजनाओं में अयोध्या के रहने वाले आम लोगों के घर, मकान व दुकान आ रहे हैं। इनके मकान तोड़ने और लोगों को हटाए जाने को लेकर आम जनता परेशान है। बाईस फरवरी को हम लोगों को बुला करके मीटिंग किया गया डीआईजी महोदय के यहाँ कि हम आप लोगों को रहने के लिए ज़मीन देंगे और उसके बाद बनवाने के लिए पैसा देंगे। जब आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देंगे, उसके बाद ही हम आप लोगों को यहाँ से हटाएंगे। और कागजी कार्रवाई भी हम लोग प्रशासन को और नेताओं को देते रहे प्रार्थना पत्र, लेकिन कहीं कोई आश्वासित झूठी आश्वासन नहीं प्राप्त हुई हम लोगों को। और हम लोगों को गिराने से पहले किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं, सिर्फ आधे घंटे पूर्व आए। एक दिन पहले प्रशासन के लोगों ने मीटिंग किया आपस में बैठ के, और दूसरे दिन उन लोगों ने आकर के गिरा दिया। अब घर का सारा सर सामान, बिस्तर, बिछौना, खाना पीना सब बेकार हो गया। और दरवाजे पर गाय भैंस जितनी है सब कहाँ लेकर के जाए। काशीराम कॉलोनी के लिए बोले थे देने के लिए, तो हम वहाँ भी गए। हमने वहाँ पर देखा 4 मंजिला से कोई लैटरिन करता है तो नीचे तक पूरा छिछियाया रहता है। इतनी बदबू करता है कि कुत्ता भी नहीं बैठेगा वहाँ। कितने परिवार होंगे वहाँ पर? वहाँ पर 10 घरों का परिवार है और 10 घरों के परिवार को ध्वस्त कर दिया गया है। सब लोग धूप में, बरसात में, वैसे खुले आसमान के नीचे मौके पर रह रहे हैं और हमारी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप लोगों का निर्णय होगा? अब हम लोगों का निर्णय यही है कि सरकार हमारी मदद करे। हम सरकार से गुहार कर रहे हैं। रात अचानक से कटरा मोहल्ले के आलमगंज में अहिराना पुरवा है, जिसमें कम से कम 10 घर यादव परिवार थे। बिना पूर्व की सूचना में बुलडोजर जेसीबी लेके गए और जबरन इन लोगों का घर उजाड़ दिया गया। गाय थी, भैंस थी और कम से कम परिवार के 50 सदस्य 10 घर में सड़क पे आ गए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास था। ये लोग सैकड़ों सालों से रह रहे थे। मकान का असेसमेंट था, नजूल के कागज है, नजूल में इन लोगों का पट्टा दर्ज है। उसके बावजूद सरकार ने इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं कराई। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर हर जगह दौड़ के थक गए। इन लोग कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद तत्काल हम लोग आए हैं, यहाँ जिलाधिकारी को पत्र दिए हैं, देखते हैं कि कुछ इन लोगों का सहयोग होता है कि नहीं होता है। अयोध्या में व्यापार अधिकार मंच के संयोजन में बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह व अधिकारियों के साथ संगठन के संयोजक सुशील जायसवाल व जनपद के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ समाप्ति और वैभव कर के अंतर्गत जारी आरसी को लेकर जिला पंचायत विभाग से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर संपन्न हुई। इस बैठक में संगठनों के लोगों ने आरसी वापसी के साथ साथ सीपी टैक्स के समाप्त सरकार लेकर चर्चा की गई। सीपी टैक्स के समाप्त सरकार को लेकर संगठन के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने कहा कि कोरोना महामारी में आर्थिक संकट से जूझ रहे अयोध्या जनपद सहित पूरे प्रदेश के व्यापारियों का पंचायत विभाग द्वारा आरसी जारी कर वसूली करना संदेहहीनता का परिचायक तत्काल वापस लेना चाहिए। सरकार इस काले कानून जो केवल व्यापारियों पर लागू हो, जबकि इस परिधि में जिला पंचायत क्षेत्र के समस्त विभागीय अधिकारी कर्मचारियों जो वहां से 30,000 वार्षिक आय के ऊपर अर्जित करते हों, उनके हैसियत का आकलन
पर प्रतिनिधियों, विधायक, सांसदों पर भी लागू। फिर केवल इस दायरे में व्यापारी क्यों? यह कानून व्यापारी समाज के साथ खिलवाड़ है। वहीं जिला पंचायत के प्रतिनिधि रोहित सिंह ने कहा कि जनपद के व्यापारी भाइयों को आश्वासन करते हुए कहा कि जारी आरसी को वापस लेने व सीपी टैक्स को समाप्ति के लिए उचित कार्रवाई जिला पंचायत स्तर पर की जाएगी। साथ ही पूरे क्षेत्र में समग्र विकास व समस्याओं का समाधान आप सबके सहयोग से करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर संगठन के लोगों ने रोहित सिंह को माल्यार्पण कर स्वागत किया। के तहत शासन आदेश के अंतर्गत आरसी जारी हुई है जिला पंचायत विभाग के द्वारा। करीब 1500 लोगों पे कार्रवाई हो रही है, जिसमें से 450 के करीब में आरसी जारी हुई है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से, उनके प्रतिनिधि महोदय से अपनी बात को व्यथा को बताने के लिए आए हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी है, जिसके तहत व्यापार पूरी तरीके से ठप है। बहुत सी सड़कों पे अधिग्रहण चल रहा है और तोड़फोड़ चल रही है, दुकानें टूट गई हैं, उनकी भी आरसी जारी है। ये सीपी टैक्स क्या होता है? टैक्स है संपत्ति वैभव कर, हैसियत के अनुरूप कर लगाना। ये कर जो है जब निर्धारण हुआ था, ये टैक्स जो है कानून जब बना था, तो वो जिला पंचायत के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो किसी न किसी रूप से आय कृषि छोड़ के आय अर्जित कर रहे हैं, उनकी हैसियत के अनुरूप उनको टैक्स देना पड़ता था। जिला पंचायत का जो भी निर्धारण है, तो वो मेरे ख्याल से 30,000 रुपया के ऊपर वार्षिक आय के ऊपर। अब 30,000 कब का था, आज की क्या स्थितियां हैं, सबके सामने सारे वर्गों को हटा दिया गया। उसमें पुलिस भी है, शिक्षक, शिक्षा विभाग के भी लोग हैं, जितने भी विभाग के काम करने वाले हैं जिला पंचायत में, सबके ऊपर। अब उनको तो सब माफ हो गया, उनको तो हटा दिया गया, इससे दरकिनार कर दिया गया। लेकिन व्यापारी चूंकि टीजे पे बैठने वाला व्यक्ति है, वसूली भी आसानी से हो जाती है, उसके काला कभी भी कोई भी पकड़ सकता है। उसी तरीके से ये विभाग भी पकड़ता आया है, उसका विरोध लगातार हम लोग कर रहे थे। और ये शासन के स्तर पे ये भी गया कि वापसी के लिए भी, समाप्ति के लिए भी, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जो है उसके विशेष टिप्पणी के द्वारा जो है, क्योंकि वसूली का साधन है, इसलिए वो वापस नहीं आया। इसी बातों को हम लोग लेकर आज आए थे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी और जो है जो वैभव कर है इसको वो समाप्त करने के लिए शासन स्तर पे लिखा जाएगा। साथ ही साथ जो आरसी जारी है उसको वापस लेने की प्रक्रिया को किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायियों को देना होता है, उसकी आरसी आप सबके पास गई है। उसी संदर्भ में आप सब आए हैं और उसमें जितना संभव होगा आपकी मदद की जाएगी, क्योंकि ये टैक्स हमारे द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये शासन से निर्धारित है और पिछले कई वर्षों से ये टैक्स बकाया था, उसी को ये नोटिस गई है, आरसी गई है। इसी संदर्भ में आप सब आए हैं, उसके लिए जो भी संभव होगा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप सबकी समस्याओं का हल निकाला। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान पटेल यात्रा को लेकर रौजा गांव पहुंचे। यात्रा के दौरान रौजा गांव में रुदौली भावी सपा प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ व सपा नेता सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि अजय रावत के नेतृत्व में आयोजित भव्य स्वागत किया। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि हम ओवैसी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी सरकार से है। जनता से आह्वान, जीवन नष्ट करने वाली, फसलों को नष्ट करने वाली को उखाड़ फेंकेंगे। योगी और मोदी सरकार को किसानों के साथ छल कर रही है। योगी सरकार, उन्होंने ये भी कहा कि निकम्मी सरकार है, कभी नहीं आई इतिहास में। भाजपा का आईटी सेल सपा को फर्जी तरीके से करता रहा बदनाम। लोग ना आवे बहकावे में, लोकतंत्र को मजबूत करें। सपा सरकार समारोह में मीडिया से बोल रहे थे। उसमें दे चुके हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलतियों के खिलाफ, उनकी कुनीतियों, उनको जिन नीतियाँ गड़बड़ हैं उनके खिलाफ हम संघर्ष छेड़े हैं। संघर्ष में सबका आह्वान करते हैं, सबका आशीर्वाद मांग रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र बचेगा तो हम आप सब सुरक्षित रहेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? हमारे नेता ने, हम सब ने कह दिया था, पहले ही कह दिया था, राम भगवान तो सबके हैं। भाजपा की सरकार है ना, तो डबल इंजन की सरकार किसकी है? भाजपा की है। भाजपा की है तो पक्का है। तो दोषी कौन है?
तो मैं वही पूछ रहा हूँ, दोषी तो भाजपा की रहेगी। वही तो कह रहा हूँ कि दोषी कौन है? भाजपा ना। हाँ, तो वही है। तो भाजपा के खिलाफ तो हम बात कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ का भाजपा की गलत नीतियां हैं, जिसकी वजह से ये जो केंद्र की बात आप कह रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार ये लोग बोलते हैं, और डबल इंजन की सरकार में डबल मार पड़ रही है। अब मार आप लोगों पर भी पड़ रही है, हम पर भी पड़ रही है। अब उत्तर प्रदेश में आप सहयोग दीजिए और सरकार बनवाइए। देखिए बाजार पर नियंत्रण माननीय अखिलेश यादव जी का कैसा होता है, मैं याद भी दिलाना चाहता हूँ 2012-17 के बीच में बाजार भाव गेहूं का ज़्यादा था, समर्थन मूल्य कम था। अखिलेश यादव जी की नीतियाँ और नीयत अच्छी है, इसीलिए अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। 2022 का जो चुनाव नजदीक आ रहा है, आप किस रास्ते चल रहे हैं और कैसे लोगों को लुभाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने करके आज सरकार बनाई है, उसको आप कैसे गिराएंगे? जो बीजेपी ने बकाया झूठ बोला, गलत वादा किया, उस बात को हम जनता के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करा रहे हैं कि आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, समाजवादी पार्टी बेटर है या भारतीय जनता पार्टी है। जनता की समझ में आया है कि नहीं, समाजवादी पार्टी भाजपा से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी ने कहा वो करके दिखाया। 2022 में जो आने वाला समय रहेगा वो कितने बहुमत से आपकी सीटें को जीतेंगी? हम 351 का हमारा लक्ष्य है, 351 जीतने का लक्ष्य है। हमें उम्मीद है कि जनता में जो आक्रोश है बीजेपी से और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की तरफ जो आकर्षण है, उससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी 351 से जीतेगी। कर रहे हम तो जब से जाए तब से दर्शन करते हैं, कोई पहली बार आए क्या? क्या मन्नतें मांगी? हम मन्नतें नहीं मांगने वाले हैं, हम भगवान को मानते हैं। भगवान ने कहा सब लोग अच्छे ढंग से रहो, सब लोग स्वस्थ रहो, सब एक दूसरे की मदद करो, और हम लोग भगवान। सवाल अभी अब पिछले 5 किलोमीटर पहले पत्रकार भाइयों ने पूछ लिया, उसको जवाब वहाँ दे दिया। फिर भी हमें अलग अलग नहीं जवाब देते ना हम। ओवैसी की एंट्री से समाजवादी पार्टी को कितना फर्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के अन्याय अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाल रही है। यात्रा का दूसरा चरण कल जिला बस्ती से शुरू होगा। बस्ती से जिला सिद्धार्थनगर, जिला महाराजगंज, जिला कुशीनगर, जिला देवरिया, जिला गोरखपुर और संत कबीर नगर दूसरा चरण होगा। जब से 29 तारीख से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यह यात्रा निकली है। इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। जनता में आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ, किसानों में, नौजवानों में, समाज के हर तबके पर, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों पर बेहद नाराजगी, चूँकि बीजेपी ने झूठ बोला। 7 साल पहले कहा था महंगाई 100 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे, लेकिन 7 साल के अंदर महंगाई आसमान में चले गई। 43 रुपये वाला डीजल 90 रुपये में हो गया, 63 रुपये वाला पेट्रोल 107 रुपये में हो गया, रसोई गैस 350 वाली 950 रुपये की हो गई, खाद का दाम बढ़ गया, खाद के वजन घट गया, बिजली का दाम बढ़ गया, दवा का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, किराया बढ़ गया। महंगाई से इतना त्रस्त है आदमी कि किसान की लागत बढ़ रही है, खेती की, फसलों की, और फसलों की लागत बढ़ जाने से जो मोदी जी ने कहा था कि हम लाभकारी मूल्य देंगे, आय दोगुना करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, और वो हवाई बातें मोदी जी की हैं। आज भारत का किसान दिल्ली में 1 साल से लगातार धरना दे रहा है, लगातार उनसे अनुनय विनय कर रहा है कि भाई भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, हमको हमारे पेट को मत मारो, हम जो फसल पैदा करते हैं उसका मूल्य आप तय करते हो। आप तो एक तो वैसे भी न्यूनतम करते हो, भारत सरकार न्यूनतम मिनिमम कम से कम मूल्य घोषित किया गेहूं का 1975 रुपया। उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद कुल 8% किसानों की हुई, 92% किसानों का गेहूं नहीं लिया गया, और 92% किसान 1400-1300 रुपये में गेहूं बेचने पर मजबूर है। यही धान का हुआ। अब धान की फसल फिर आ रही है, धान का 1865 रुपया समर्थन मूल्य न्यूनतम, कम से कम सरकार ने कहा, लेकिन किसान का धान 1100, 1200-1300। राम की नगरी अयोध्या में इस बार दीप उत्सव बेहद खास होने वाला है।
दीप उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन, संस्कृति और अयोध्या विकास प्राधिकरण को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। संभावना है कि इस बार के दीप उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। अयोध्या में होने वाले दीप उत्सव में बॉलीवुड की भी एंट्री हो रही है। इस बार दीप उत्सव भी 7 से 10 दिन का हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने के बाद अयोध्या में दीप उत्सव की तैयारी शुरू हुई और 4 दीप उत्सव बहुत ही सफलतापूर्वक विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए संपन्न किए गए। लेकिन इस बार भी 5वां दीप उत्सव बेहद खास होने जा रहा है। 3 नवंबर को दीप उत्सव का कार्यक्रम है। इसके लिए थीम बाहुबली सेट बनाने वाले आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई तैयार कर सकते हैं। नितिन चंद्रकांत देसाई ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या विकास प्राधिकरण से संपर्क साधा है। यह नहीं, अयोध्या का 5वां दीप उत्सव एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इस दीप उत्सव में 6,50,000 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप उत्सव से पहले 35 करोड़ से अयोध्या की सड़कें, गलियां, नालियां, क्रॉसिंग और को संवारने के लिए निर्देश दिए हैं। अयोध्या की 5वें दीप उत्सव में त्रेता युग की थीम नजर आएगी। इस बार के दीप उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामलीला का मंचन किया जाएगा। अयोध्या में प्रवेश मार्ग से लेकर राम की पैड़ी, सरयू घाट से लेकर राम जन्मभूमि तक, इन सभी जगहों पर विशेष सेट तैयार किए जाएंगे, जिससे अयोध्या आने वाले पर्यटक दीप उत्सव में अपने आप को और राममय में लीन पाएंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह का कहना है कि यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दीप उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं तो यह अयोध्या का सौभाग्य है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आगमन को लेकर शासन ठीक तरीके से बता सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दीप उत्सव में शामिल हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी कर सकते हैं। एडीए उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि उनकी तैयारी इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चल रही है। संस्कृत, पर्यटन और विकास प्राधिकरण मिलकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दीप उत्सव का समय भी बढ़ा दिया गया है। पहले दीप उत्सव 3 दिन का हुआ करता था, लेकिन अब 7 से 10 दिन का किया जाने की चर्चा की जा रही है। इस बार दीपोत्सव के लिए ऑलरेडी पर्यटन विभाग द्वारा एक टेंडर फ्लोट किया गया है, जिसमें इनोवेशन के आधार पर लोगों से मॉडल और प्रोग्राम का रूपरेखा सुझाने के लिए कहा गया है और इस कंपटीशन में लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में इस बार एक नए रूप में, नए कलेवर में प्रस्तुत करने के लिए कई बॉलीवुड के बड़े नामों से भी चर्चा की जा रही है और इस बार हो सकता है कि हमारे पास में जो हमारे बाहुबली फिल्म है उसके जो सेट बनाने वाले हैं और जो कुछ होता है, लगान, ऐसी फिल्मों का सेट बनाने वाले जो लोग हैं उनके माध्यम से इस बार अयोध्या में दीपोत्सव को नया रंग दिया जा सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या विशेष होगा सर इस बार? क्या फिर से विश्व दीपोत्सव में सबसे पहली चीज तो ये होगी कि क्वालिटी, विश्व रिकॉर्ड बनाने का कार्य तो जिला प्रशासन द्वारा और यूनिवर्सिटी द्वारा किया ही जाता है। मैं सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, लुक एंड फील की बात कर रहा हूँ, डिजाइन की बात कर रहा हूँ और जो हमारे यहाँ पर एक रामलीला का भी एक प्रसंग, इसमें राम जी का आना जिसका कि हमेशा से होता आ रहा है, तो इन चीजों को एक वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास होगा और जो हमारे पास में आज के दिन में जो उपलब्ध टेक्नोलॉजीज हैं, उपलब्ध मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जिसके माध्यम से हम फिल्मांकन करते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उसी स्तर की रामलीला कराई जाएगी ताकि हम ग्लोबल जो टूरिज्म है उसको अट्रैक्ट कर सकें। सर कितने दिन का होगा इस बार का दीपोत्सव? अभी तक इस विषय में शासन स्तर से कोई निर्णय तो नहीं लिया गया है, लेकिन हम लोगों को इसका ऐसा एहसास है कि लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन का दीपोत्सव मनाया जाएगा इस बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस उसमें आएंगे? माना जा रहा है दीपोत्सव में आने वाले हैं। इस विषय में मेरे स्तर से कोई भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी के बारे में पीएमओ से या शासन स्तर से ही कोई जानकारी प्राप्त हो सकती है। क्या आग्रह किया गया इस तरीके की प्रधानमंत्री जी आए इसका? ये आग्रह किया भी गया होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय द्वारा किया गया होगा। इस विषय में कोई ऐसी सूचना हमारे स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इस तरीके की सर कोई तैयारी पीएम को लेकर?
लेके थाना महाराजगंज इलाके में 2 दिन पूर्व लापता हुई युवती का शव गांव के बाहर खेत में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। सुबह नित्य क्रिया करने गए लोगों ने युवती का शव पड़ा देखा तो पुलिस और मृत युवती के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच में जुट गई है। दरअसल मामला थाना महाराजगंज क्षेत्र के आदमपुरा गांव में 5 सितंबर की शाम से एक 18 वर्षीय युवती अचानक घर से लापता हो गई थी। पहले घर के लोगों ने आस पड़ोस और रिश्तेदारों में युवती की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस लापता युवती की तलाश कर रही थी। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक युवती के शव पाए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर घटना की जांच कर रही है। थाना महाराजगंज क्षेत्र के अदमापुर गांव में कल शाम में एक युवती का शव खेत में मिला था। शव की शिनाख्त हो गई है। वो निकटवर्ती गांव है, वहीं की रहने वाली है और 5 तारीख को उनके परिजन ने थाने पर उनकी गुमशुदगी की सूचना दी थी। इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि मृत्यु के कारण का पता चले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य तथ्यों की छानबीन करके इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।